देखिए, राजनीति ना कई जगहों पर सिर्फ सत्ता का एक खेल होती है, लेकिन पश्चिम बंगाल, यहां मामला कुछ और है। यहां राजनीति एक कल्चर है, एक सोच है और हाँ, एक जुनून भी। यह वही जमीन है जहां कभी लाल सलाम की गूंज थी, फिर एक आवाज उठी, माँ, माटी, मानुष, और आज एक नया नारा सुनाई देता है, खेला होबे। तो चलिए इसी बात को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। बंगाल की पॉलिटिक्स ना सिर्फ चुनाव जीतने या हारने तक सीमित नहीं है। अरे ये तो लोगों की पहचान का हिस्सा है, उनकी भावनाओं से जुड़ी है, उनकी रोज की जिंदगी में घुली मिली है। कह सकते हैं कि यहाँ तो हवा में ही पॉलिटिक्स है। अब बंगाल की इस दिलचस्प सियासी कहानी को समझना है तो इसे हम 3 बड़े दौर में बांटकर देख सकते हैं। और कमाल की बात यह है कि इन तीनों दौरों को उनके नारों ने पहचान दी है। पहला दौर लाल सलाम का, फिर आया माँ, माटी, मानुष का उदय, और आज का दौर जहां गूंजता है, खेला होबे। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं पहले दौर से। साल था 1977, एक ऐसा साल जिसने बंगाल की राजनीति की दिशा ही मोड़ दी। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट के नेतृत्व में लेफ्ट फ्रंट यानी वाम मोर्चा सत्ता में आया। और फिर जो हुआ वो भारतीय लोकतंत्र में एक मिसाल है। कोई 1-2 साल नहीं, पूरे के पूरे 34 साल तक एक ही गठबंधन का शासन। सोचकर देखिए, ये एक असाधारण दौर था जिसने बंगाल की ना जाने कितनी पीढ़ियों पर अपनी छाप छोड़ी। अब देखिए, इस लंबे शासन की जो विरासत थी ना, वो एक 2-धारी तलवार जैसी थी। एक तरफ तो बहुत अच्छे काम हुए, जैसे ऑपरेशन बरगा जैसे भूमि सुधार और पंचायती राज को मजबूत करना। इससे हुआ ये कि गांव का आम आदमी पहली बार महसूस कर रहा था कि वो भी सिस्टम का हिस्सा है। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी था। दूसरी तरफ एग्रेसिव ट्रेड यूनियन और बंद कल्चर की वजह से इंडस्ट्रीज बंगाल से बाहर जाने लगी। निवेश कम हो गया और खासकर युवाओं के लिए मौके बहुत कम हो गए। इसी वजह से ना एक लॉस्ट जनरेशन वाली फीलिंग आने लगी और धीरे धीरे ये आवाज उठने लगी कि भाई अब बदलाव चाहिए। और इसी बदलाव की आवाज का चेहरा बनी एक नेता जो एक मामूली सी सूती साड़ी पहनती थी। नाम था ममता बनर्जी। उन्होंने जमीन से जुड़कर राजनीति की और एक ऐसे सिस्टम को सीधी चुनौती दी जो दशकों से अपनी जड़ें जमाए बैठा था। तो उनकी कहानी शुरू होती है 1998 में, जब उन्होंने कांग्रेस से अलग होकर अपनी पार्टी तृणमूल कांग्रेस बनाई। पर जो असली टर्निंग पॉइंट था ना, वो थे सिंगूर और नंदीग्राम के आंदोलन। जब सरकार जमीन ले रही थी तो ममता लोगों के साथ सड़क पर उतर गईं। और ये सिर्फ कोई धरना प्रदर्शन नहीं था, ये इमोशंस, विरोध और पहचान का एक ऐसा जबरदस्त कॉकटेल बन गया जिसने लेफ्ट के उस मजबूत किले को हिलाना शुरू कर दिया। और फिर आया साल 2011 का विधानसभा चुनाव। 34 साल पुरानी सरकार के सामने एक ही चेहरा था, ममता बनर्जी का। नतीजा, एक ऐतिहासिक जबरदस्त जीत। लाल सलाम का नारा अब पुराना हो चुका था और बंगाल की हवा में अब एक नया नारा गूंज रहा था, माँ, माटी, मानुष। तो ठीक है, सत्ता तो बदल गई। अब देखते हैं कि सत्ता में आने के बाद तृणमूल कांग्रेस का राज कैसा रहा। देखिए, ममता बनर्जी का जो गवर्नेंस का तरीका था वो पारंपरिक राजनीति से थोड़ा हटकर था। उनका मेन फोकस वेलफेयर स्कीम्स पर, मतलब कल्याणकारी योजनाओं और लोगों तक सीधा फायदा पहुंचाने पर था। और उनकी कुछ योजनाएं तो बेहद पॉपुलर हुईं, जैसे कन्याश्री, सबू साथी और स्वास्थ्य साथी। इन स्कीम्स ने खासकर ग्रामीण बंगाल में लोगों की जिंदगी को सीधे तौर पर छुआ और पार्टी के लिए एक बहुत ही मजबूत सपोर्ट बेस तैयार कर दिया। इससे पार्टी का जमीन से कनेक्शन और भी गहरा हो गया। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, कहानी का एक दूसरा पहलू भी था। विपक्ष ने टीएमसी सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए, जैसे टीचर भर्ती में घोटाला, करप्शन के इल्जाम और राजनीतिक हिंसा। साथ ही अल्पसंख्यक तुष्टीकरण का मुद्दा भी खूब उछाला गया। मतलब ये आरोप लगा कि सरकार वोट बैंक के लिए एक खास समुदाय को ज्यादा फायदा पहुंचा रही है। इन सब विवादों ने बंगाल की राजनीति को हमेशा गर्म रखा। अब दिलचस्प बात यह है कि इतने सारे विवादों और आरोपों के बावजूद जमीन पर पार्टी का सपोर्ट बेस मजबूत बना रहा। इसका सबसे बड़ा सबूत मिला 2021 के चुनाव में, जब टीएमसी ने पहले से भी बड़े बहुमत के साथ वापसी की। ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं उन कल्याणकारी योजनाओं का असर इन आरोपों पर भारी पड़ा। तो अब तक कहानी में 2 बड़े प्लेयर थे, लेकिन अब कहानी में एक नए और बहुत शक्तिशाली खिलाड़ी की एंट्री होती है, भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी।
एक वक्त था जब बंगाल में बीजेपी का नाम भी कोई नहीं लेता था, लेकिन 2014 के बाद सीन बहुत तेजी से बदला। इसका पहला बड़ा सिग्नल मिला 2019 के लोकसभा चुनावों में। जैसा कि इस चार्ट में साफ दिख रहा है, बीजेपी ने 18 सीटें जीतीं। अब ये कोई मामूली बात नहीं थी, ये एक जबरदस्त छलांग थी। और ये साफ हो गया था कि बीजेपी अब बंगाल में एक बहुत सीरियस चैलेंजर बन चुकी है। इसके बाद आया 2021 का विधानसभा चुनाव, और क्या मुकाबला था वो। एक तरफ ममता बनर्जी तो दूसरी तरफ बीजेपी की पूरी नेशनल लीडरशिप। जबरदस्त रैलियां, जोरदार प्रचार, लेकिन नतीजे आए तो जैसा कि नंबर्स में दिख रहा है, टीएमसी ने करीब 213 सीटों के साथ एक बड़ी जीत हासिल की। पर हाँ, बीजेपी भी लगभग 77 सीटें जीतकर राज्य की मुख्य विपक्षी पार्टी बन गई। तो चलिए अब आते हैं आज की तारीख पर। बंगाल का पॉलिटिकल सीन आज कैसा है? सच कहें तो किसी बैटल ग्राउंड से कम नहीं है। और ये लड़ाई अब सिर्फ विकास या विचारधारा की नहीं रही, इसके कई और लेयर्स बन चुके हैं। आज की जो लड़ाई है ना, वो मोटे तौर पर इन 3 पॉइंट्स के इर्द गिर्द घूम रही है। एक तरफ है बंगाली अस्मिता या कह लीजिए रीजनल प्राइड, तो दूसरी तरफ है नेशनल पॉलिटिक्स का बढ़ता हुआ असर। फिर एक तरफ टीएमसी की वेलफेयर स्कीम्स हैं, तो दूसरी तरफ बीजेपी की आइडेंटिटी पॉलिटिक्स, जिसमें हिंदुत्व और नागरिकता जैसे मुद्दे शामिल हैं। और आखिर में ये एक लोकल लीडरशिप और सेंट्रल पावर के बीच की भी सीधी टक्कर है। और इस पूरी लड़ाई के सेंटर में हैं 2 बड़े चेहरे, 2 बड़ी शख्सियतें। एक तरफ ममता बनर्जी, जिनका वोटर्स के साथ एक बहुत मजबूत इमोशनल कनेक्ट है, वो एक पावरफुल रीजनल चेहरा है। तो दूसरी तरफ है नरेंद्र मोदी का नेशनल अपील और बीजेपी की जबरदस्त पार्टी मशीनरी, जो अपने आप में एक अलग तरह की ताकत है। तो कुल मिलाकर आज की स्थिति ये है कि टीएमसी बंगाल की सबसे बड़ी ताकत बनी हुई है, लेकिन बीजेपी एक बहुत ही सीरियस और अग्रेसिव चैलेंजर के तौर पर खड़ी है। तो सवाल यही है कि क्या आने वाले वक्त में खेला होबे जारी रहेगा या फिर बंगाल की राजनीति का ये खेल ही बदल जाएगा। खैर, इसका फैसला तो बंगाल के लोग ही करेंगे।